नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। मैं नितिन कुमार नामदेव चाणक्य लॉ एकेडमी के इस वीडियो सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज ये जो वीडियो सेशन है, इसको बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है या जिस मुद्दे पे हम चर्चा कर रहे हैं वो इंडियन पीनल कोड, जिसे आप लोग भारतीय दंड संहिता कहते हैं, इसकी धारा 295 का एवं दंड प्रक्रिया संहिता, जिसे आप लोग सीआरपीसी के नाम से जानते हैं, की धारा 154 एफआईआर, ये दोनों ही विषय पर जो है हम चर्चा करेंगे। जहां पर कोरोना जैसी महामारी से भारत के साथ साथ पूरा विश्व जो है लड़ रहा है, तो इसी दौरान जो है सभी भारत के जितने लोग हैं वो लॉकडाउन में हैं और आप और मैं भी जो है एक लॉकडाउन की कंडीशन में अपने अपने घरों में काफ़ी लंबे समय से अपना समय जो है अपने घरों में ही सुरक्षित रूप से व्यतीत कर रहे हैं। तो इस दौरान में हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव है कि हम इस दौरान में कहीं ना कहीं हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और हमारे सोशल प्लेटफॉर्म, हम कहीं ना कहीं इनका उपयोग जो है अपने जीवन में पहले से ज़्यादा कर रहे हैं। और मैं अगर ये कहूँ तो सोशल जो हमारे प्लेटफॉर्म है, जैसे आप लोगों ने ठीक है इन प्लेटफॉर्म में फेसबुक का इस्तेमाल किया होगा या कर रहे हैं अभी आप, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ठीक है, टिकटॉक है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है इनके साथ साथ हमने जो है बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स को भी जो है अपने जीवन का एक अंग बना लिया है। और इन न्यूज़ चैनल्स में और इन सोशल प्लेटफॉर्म में धर्म और धर्म से जुड़े हुए मुद्दे हमारे वर्तमान में देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। अभी हाल में ही जो है हमारे शहर में एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक मेरे मित्र ने फेसबुक में धर्म को लेकर एक जो है छोटी सी बात कह दी और उस बात को ठीक है कुछ लोगों ने अपमानित शब्द का इस्तेमाल करते हुए कि हमें उस बात से अपमानित महसूस हुआ और उन्होंने जो है उसके संबंध में एफआईआर दर्ज कर दी। तो ये जो मुद्दे हैं या ये वर्तमान परिस्थितियों में आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स भी जो है ठीक है इसी दायरे में जो है एफआईआर के अंतर्गत आ रहे हैं। अब एक छोटी सी घटना आप लोगों ने देखी होगी कि हमारे आर भारत के जो अर्नब गोस्वामी हैं उनके खिलाफ भारत के बहुत सारे देश ठीक है जिलों में बहुत जगह जो है उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। इसी तरह से जी न्यूज़ में जो सुधीर चौधरी आते हैं उनके विरुद्ध भी एफआईआर हुई है। और इसी तरह से ठीक है अलग अलग जो है जगहों में ऐसे बहुत सारी एफआईआर वर्तमान समय में हो रही हैं जो धर्म विषयक अपमानित विषयों को कवर कर रहा है। तो प्रश्न ये है कि आखिर ये मुद्दा क्या है, और इसी मुद्दे के संबंध में जो है इस वीडियो सेशन को आज हमने बनाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा रिलीजियस राइट क्या है। रिलीजियस राइट को अगर हमें समझना है तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल के पार्ट 3 के फंडामेंटल राइट को समझना होगा और स्पेसिफिकली फंडामेंटल राइट में जो हमारे धर्म से जुड़े हुए अधिकार हैं उन्हें समझना होगा। धर्म के अधिकारों के संबंध में बड़ी विस्तृत व्याख्या की गई है। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक काफ़ी बड़ा जो है प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें फंडामेंटल राइट के रूप में दिया है, जिसमें मैं स्पेसिफिकली आज जो है इस वीडियो में आर्टिकल 25 की चर्चा करना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इस आर्टिकल में हमें धर्म की स्वतंत्रता की एक विस्तृत व्याख्या की गई है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों को हमें अपने अपने अनुसार धर्म को मानने, उनका प्रचार करने के लिए और ठीक है उनकी धार्मिक अधिकारों की व्याख्या की गई है। अभी आपके नीचे एक स्लाइड चल रहा है, उस स्लाइड को आप लोग जो है ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण के अंतर्गत रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार आपको आपका संविधान प्रदान करता है। तो आपने इसको पढ़ा
तो यहाँ पर हमें आर्टिकल 25 में बहुत स्पष्ट रूप से अपने अपने धर्मों को मानने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। एक तरफ से ये कह ले तो भारत का ये सेकुलर आर्टिकल है, यहाँ पर राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य किसी प्रकार से किसी धर्म को मानने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकता। तो धार्मिक स्वतंत्रता का ये बहुत बड़ा अधिकार जो है आपको आपका संविधान देता है। अब यहाँ पर हमें जब अधिकार दिए गए हैं तो फिर विवाद किस मुद्दे का? तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि काफ़ी विवाद हो रहे हैं। उसका मुख्य उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जो है अपने धर्म को दूसरे धर्म से ज़्यादा बड़ा बनाने या ज़्यादा महत्वपूर्ण बताने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भी चर्चा करना जरूरी है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत हमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में ये अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा और इस स्वतंत्रता के अधिकार में प्रेस की स्वतंत्रता को भी शामिल किया गया है। पर क्या आर्टिकल 19 अपने आप में पूर्ण अधिकार है? क्या आर्टिकल 19 अपने आप में एब्सोल्यूट राइट है? नहीं। आर्टिकल 19 जो है उसके साथ में आर्टिकल 19 क्लॉज 2, 3, 4, 5, 6 आर्टिकल्स दिए गए हैं। मैं विशेष रूप से यहाँ पर आर्टिकल 19 क्लॉज 2 की चर्चा करना चाहूँगा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में ऐसे कौन से निर्बंधन है जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। आप अपने स्लाइड में देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ ऐसे अधिकारों को निर्बंधित करने के तथ्य दिए गए हैं जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, जिसमें पहला है राज्य की सुरक्षा, दूसरा है विदेशी राज्यों के साथ में मैत्रीपूर्ण संबंधों के हितों में, तीसरा है लोक व्यवस्था, चौथा है शिष्टाचार या सदाचार, पांचवा है न्यायालय की अवमानना, छठवां है मानहानि, सातवां है अपराध उद्दीपन के मामले और आठवां है भारत की प्रभुता एवं अखंडता। तो आपने इस स्लाइड में ये देखा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, क्या इन स्वतंत्रताओं को हम मनमाने तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि इसके निर्बंधनों को भी साथ में पढ़ा जाना जरूरी है। तो जब यहाँ पर इस तरह का एक माहौल जो है भारत में आ रहा है कि हम अपने धर्म को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरे धर्म को हम आहत पहुंचा रहे हैं या उसकी मानहानि कर रहे हैं या हम उसके संबंध में उसे अपमानित कर रहे हैं, तो क्या इसके संबंध में कोई दांडिक प्रावधान है? यही आज के विषय की मुख्य बात है कि क्या कोई व्यक्ति किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को और उस धार्मिक विश्वासों को आहत कर सकता है? क्या उसे अपमानित कर सकता है? चलिए अब इसे हम जो है क्लासरूम में समझने की कोशिश करते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम जो है इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता और धर्म से जुड़े हुए अपराधों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है सेक्शन 295A। आप सभी को मालूम है कि आईपीसी जो है, इंडियन पीनल कोड जिसको आप कहते हैं, ये जो है 1860 में आया और इसे 1862 में लागू किया गया। अब इस आईपीसी के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले साहब ने, जो कि ड्राफ्ट किया था, जिन्होंने आईपीसी को ड्राफ्ट किया था, इन्होंने इसे टोटल 23 चैप्टर और 511 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। इसमें से जो धर्म से संबंधित जो अपराध हैं, जो ऑफेंस रिलेटिंग टू रिलीजन, ये जो अपराध है इसे इन्होंने चैप्टर 15 में रखा, अध्याय 15 में रखा, और जो सेक्शन 295 से लेकर सेक्शन 298 तक, ठीक, अलग अलग इसके कंटेंट हैं जिसे हम धर्म से जुड़े हुए अपराधों को समझते हैं। पर क्या एक प्रश्न है कि सेक्शन 295A 1860 का हिस्सा था? क्या 295A 1860 में लॉर्ड मैकाले साहब की सोच के आधार पर रखा गया था? तो इसका जवाब है नहीं। जो सेक्शन है सेक्शन 295A, सेक्शन 295A भारतीय दंड संहिता जो है, ये अपराध विधि संशोधन अधिनियम 1927, क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1927 के अंतर्गत जो है इसे आईपीसी में जोड़ा गया। क्योंकि धर्म और धर्म से जुड़े अपराधों को लेकर आप सभी जानते हैं कि
धर्म जो है विश्व का सबसे बड़ा मुद्दा है और कोई भी ऐसा देश नहीं है जो धर्म को लेकर जो है विवादों के अंतर्गत जो है कभी भी ना आया हो। तो भारत में जो है 1927 में इस सेक्शन को जोड़ा गया। अब 1927 में जब इस सेक्शन को जोड़ा गया तो ये सेक्शन कहता क्या है, पहले इसको हम एक बार समझते हैं, इसके बाद जो है इसके शब्दों को और इसके प्रावधानों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए इसको हम पढ़ने की ठीक है एक शुरुआत करते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है वो लिखा है जो कोई whoever भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए विमर्शित, ठीक, विद्वेषपूर्ण आशय से मैलिशियस इंटेंशन, उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान, इंसल्ट वर्ड यूज किया है यहाँ पर, उच्चारित मतलब बोलकर, लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा तो उस व्यक्ति को 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 295 ये बता रहा है कि यदि आप जो है किसी वर्ग के धर्म को आहत करते हैं तो उसके अंतर्गत जो है आपको दंडित किया जाएगा और उस अपराध के लिए आपको सजा दी जाएगी। अब यहाँ पर सेक्शन 295A को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सेक्शन 295A जो है इसको मैंने अलग अलग कंटेंट में अलग अलग जो है इसको डिवाइड करके रखा है। पैरा में पॉइंट सिस्टम बोल दीजिए, पॉइंट में मैंने डिवाइड किया है। तो देखिए हर एक पॉइंट का एक अपना अर्थ है और जब तक आप इसे नहीं समझेंगे तब तक जो है सेक्शन 295A आपको समझ में नहीं आएगी। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है वो है जो कोई, ठीक है, यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया है जो कोई। साधारणतः जो है आप सभी जानते हैं कि हमारा आईपीसी जो है वो यूनिसेक्स को लेकर चलता है, कोई भी अपराध जो है महिला पुरुष कर सकती है। तो यहाँ पर जो है ये अपराध महिला भी कर सकती है और यहाँ पर ये अपराध पुरुष भी कर सकता है। पर यहाँ पर एक चीज और समझने लायक है जिसे आप समझे कि ये अपराध महिलाओं पुरुष के अलावा, ठीक है, भारत के नागरिकों के द्वारा भी किया जा सकता है और भारत के गैर नागरिकों के द्वारा भी, जो भारत के नागरिक नहीं हैं, जो भारत की नागरिकता नहीं रखे हैं, वो भी जो है इस अपराध को कर सकते हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पर जो है पर्सन वर्ड नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ आपको इनहेरेंट जो है इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। यहाँ एक अंतर्निहित रूप से जो है उस पर्सन को आपको समझना होगा कि ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो भी इस अपराध को कर सकता है और जो भारत का नागरिक नहीं है, जो गैर नागरिक है, वो भी इस अपराध को कर सकता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम इस सेक्शंस की बात करें तो काफी वाइडल यहाँ पर जो है डेफिनेशन रखी गई है पर्सन को लेकर। तो यहाँ पर पर्सन को आप अच्छे से समझिएगा। दूसरा यहाँ जो वर्डिंग यूज की गई है वो है भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की। ये भी अपने आप में एक टेक्निकल पॉइंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो किसी धर्म को नहीं मानता है। इसी तरह से भारत भी जो है बहुत सारे धर्मों को लेकर चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंने आपको बताया कि हमारा आर्टिकल 25 जो है हमको बहुत सारे धार्मिक अधिकारों को देता है। तो यहाँ पर भारत के अगर हम रिलीजियस राइट की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिक लिखा हुआ है भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की। यहाँ पर ये बात गौर करने लायक है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर इस अपराध के अंतर्गत जिसे ठीक है सुरक्षा मिल रही है, वो कौन है? वो है भारत के नागरिक। मतलब ये जो सेक्शन है ये केवल उन्हीं व्यक्तियों के विरुद्ध लागू होगा जो भारत के नागरिक हैं। ठीक है, यहाँ पर इस चीज को आपको समझना जरूरी है। तीसरी बात यहाँ पर, अब यहाँ लिखा हुआ है धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित विद्वेषपूर्ण आशय से। ठीक है, अब यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि ये जो वर्ग है उन वर्गों की किसी धार्मिक भावनाओं को आप जो है आहत कर रहे हैं और इसे आहत करने का आपका एक इरादा है। यहाँ पर जो है ठीक है मैलिशियस इंटेंशन वर्ड यूज किया गया है। ठीक है, विद्वेषपूर्ण आशय। आप सभी जानते हैं कि अपराध को कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से मन में जन्म दिया जाता है।
जिसे हम इंटेंशन बोलते हैं। अब मन के अंदर झांकने का कोई ऐसा पैरामीटर तो फिलहाल हमारे पास अभी नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसे हम इरादा बोल रहे हैं वो है मैलिशियस इंटेंशन। ये काम जो है, मतलब जो धार्मिक भावनाओं को आहत किया जाने वाला जो काम है, ये मैलिशियस इंटेंशन के अंतर्गत किया जाना चाहिए। यहाँ पर जो है मैलिशियस इंटेंशन कैसे पता लगेगा? जैसे आप और मैं हूं, तो अभी फिलहाल हम नहीं बता सकते कि किसके मन में क्या चल रहा है। और मैंने अभी आपको बताया ऐसा कोई पैरामीटर, ऐसा कोई भी टेस्टिंग नहीं है जो सामने बैठे हुए किसी व्यक्ति के मन के अंदर चलने वाली चीजों को या मन के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो बता सके। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि केवल यहाँ पर ये साबित किया जाना कि उसने ऐसी बात कही थी या उसने ऐसा कार्य किया था, ठीक है, और उसका उद्देश्य जो है अपमानित करने का था, केवल इतना पर्याप्त नहीं होगा। देखिए अभी जिस तरह के माहौल चल रहे हैं वर्तमान स्थिति में, यहाँ पर हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो है हमें दो चीजें ध्यान रखनी होगी। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि क्या उसका विद्वेषपूर्ण आशय था, मतलब उसका मैलिशियस इंटेंशन था। मैलिस को प्रूफ करना बहुत जरूरी है। और मैलिस कैसे प्रूफ होगा? तो वो प्रूफ होगा कि वर्तमान में किन परिस्थितियों में उसने किन शब्दों का इस्तेमाल किया और क्या उन शब्दों से किसी व्यक्ति को अपमानित महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। केवल एक दूसरे के धर्म के प्रति जो है अगर हम अच्छी भावनाएं नहीं रखते हैं और इसमें अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है इसे साबित करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो यहाँ हमें ये प्रूफ करना होगा कि उन शब्दों का जहाँ पर एक्यूज ने उसका इस्तेमाल किया है और उन परिस्थितियों का जिन परिस्थितियों में उसने वो, ठीक है, वर्ड यूज किया है या वो कार्य किया है, वो उसके मैलिशियस इंटेंशन को प्रूफ करने के लिए सफिशिएंट है। और ये प्रोसिक्यूशन को साबित करना होगा या ये जो है विक्टिम को प्रूफ करना होगा कि उसका मैलिशियस इंटेंशन था। अगर मैलिशियस इंटेंशन प्रूफ नहीं होगा तो ये अपराध को एस्टैब्लिश करना या इसको स्थापित करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अब एक चीज और है, वो है उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों को उसने अपमानित किया। ये किस धर्म की बात कर रहा है? जिनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया, जिनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने किसी एक धर्म विषयक बात की और अगर मैं उस वर्ग या मैं उस क्लासिफिकेशन में नहीं आता हूं तो यहाँ पर साफ है कि भले ही वो शब्द जो है मुझे दूसरे धर्म के लिए, ठीक है, बुरे लगे हों, पर मैं इसके लिए जो है यहाँ पर सेक्शन 295 को यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर साफ लिखा है उस धर्म के, ठीक है, या धार्मिक विश्वास। तो यहाँ पर जो है धार्मिक विश्वासों को भी जो है यहाँ पर कवर कर रहा है। यदि मान लीजिए मैं किसी ऐसे रिलीजियस, ठीक है, सेरेमनीज को मानता हूँ और आप उस सेरेमनीज के अगेंस्ट में कोई बात करते हैं तो वहाँ पर जो है यहाँ वो कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक शब्द किया गया है इस्तेमाल, इंसल्ट, मतलब यहाँ पर इंसल्ट होना जरूरी है, अपमानित होना जरूरी है। वैसे तो हम चर्चा परिचर्चा करते हैं, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखा होगा, आप लोगों ने न्यूज़ चैनल में देखा होगा कि बहुत सारे डिबेट्स होते हैं और उन डिबेट्स में जो है, ठीक है, धर्म विषयक बातें होती हैं। तो क्या चर्चा परिचर्चा जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है उस कैटेगरी या सेक्शन 295A में नहीं आएगा? तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंसल्ट का होना जरूरी है, इंसल्ट करने का इरादा होना जरूरी है। ठीक है, अब जानने की कोशिश करते हैं कि इस अपराध को कैसे किया जा सकता है। इस अपराध को किए जाने के लिए जो मोड बताया गया है, ये बोल रहा है कि हम उस अपराध को उच्चारित, मतलब मैं बोलकर कर सकता हूं। ठीक है, दूसरा बोल रहा है यहाँ पर, ठीक है, लिखित शब्दों के द्वारा, मतलब मैं इस अपराध को लिखकर कर सकता हूं। संकेतों के द्वारा, मैं बाय साइन इस अपराध को कर सकता हूं। दृश्य रूपेण या अन्यथा मैं इस अपराध को करने के लिए इन साधनों में से किसी भी साधन का इस्तेमाल कर सकता हूं। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं साधन क्या है। जैसे कोई शब्दों के द्वारा बोलकर कर सकता है, या मैंने किसी शब्दों को लिखकर अगर दीवार में लिख दिया है या न्यूज़पेपर में लिख दिया है या कहीं पर भी मैंने लिख दिया है तो भी किया जा सकता है। तीसरा बोल दिया बाय साइन, मैं वहां पर किसी प्रकार से जो है संकेतों के माध्यम से जहां पर जो है उस सूचना को उस व्यक्ति तक पहुंचाना जो है मेरे लिए सुविधापूर्ण हो, मैं वो भी कर सकता हूं। यहाँ पर दृश्य रूपेण, मतलब मैं, ठीक है, इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मैंने कार्टून के माध्यम से या कोई मान लीजिए मैंने किसी, ठीक है, कार्टून क्लिप के माध्यम से, वीडियोग्राफी के माध्यम से अगर मान लीजिए जिसे लोग देख सकते हैं और देखने के बाद उस बात को समझ सकते हैं, मैं उसके माध्यम से भी कर सकता हूं। और एक महत्वपूर्ण बात यहां लिखी है, अन्यथा अदरवाइज। अन्यथा का मतलब यहां पर जो है साफ है, इट इज अ, ठीक है, मैटर ऑफ फैक्ट, ऐसा, ठीक है, माध्यम जो
इनमें से किसी माध्यम में शामिल ना होता हो। मतलब मैंने वो कार्य बोलकर नहीं किया, मैंने वो कार्य लिखकर नहीं किया, मैंने वो कार्य जो है संकेतों के माध्यम से नहीं किया, मैंने वो कार्य जो है दृश्य रोपण के माध्यम से नहीं किया, पर इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा ठीक है सोर्स में यूज करता हूं या ऐसा कोई जो है मैं साधन इस्तेमाल करता हूं जहां पर वो कम्युनिकेशन जो है उस वर्ग तक पहुंचने के लिए पर्याप्त है, तो वहां पर जो है अपराध माना जाएगा। तो ये अपराध मैं कैसे कर सकता हूं, ये चीज यहां पर जो है आपको समझना होगा। इसके बाद इसकी सजा भी दी गई है। अब सजा दी गई है तो सजा है कि अगर मैं मान लीजिए 295 का के अंतर्गत अपराध करता हूं तो वहां 3 वर्ष तक के कारावास। अब यहां पर लिखा है किसी भी भांति के कारावास से जिसकी सजा 3 साल तक हो सकती है। इसका मतलब एनी काइंड, मतलब यहां पर मैं रिग्रेस पनिशमेंट भी दे सकता हूं और दूसरा यहां पर मैं सिंपल इम्प्रिजमेंट सादा कारावास भी दे सकता हूं। दूसरी चीज यहां पर यह भी याद रखना है अप टू 3 ईयर है। इसका मतलब है मैक्सिमम जो पेनल्टी होगी इसमें जो अधिकतम कारावास होगा वो 3 साल से ज्यादा का नहीं होगा। दूसरा यहां पे बोला है जुर्माना। अगर न्यायाधीश को लगता है तो वो वहां पर जुर्माना, केवल जुर्माना भी दे सकता है, उसे सजा ना देते हुए जुर्माना भी दे सकता है, या दोनों। इसका मतलब है कि वो कारावास के साथ साथ जुर्माना दोनों ही चीजें जो है दे सकता है। ये ठीक है किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जो है जहां पर 295 का के अंतर्गत कोई अपराध होता है तो वहां पर ठीक है इस प्रकार का दंड जो है 295A में प्रावधानित है, प्रिस्क्राइब्ड है। ठीक है। अब इसके बाद जो है हमें इस ऑफेंस का नेचर भी समझना होगा। अब इसका नेचर जो है हमें सीआरपीसी से मिलता है। अब यहाँ पर इस अपराध की प्रकृति के बारे में बोला गया है कि ये अपराध जो है कॉनिजेबल, ठीक है, कॉनिजेबल मतलब संज्ञेय प्रकृति का होगा, और दूसरा ये अपराध जो है अजमानती होगा। तो ये संज्ञेय प्रकृति का होगा और अजमानती होगा। इसको जो है अब हम थोड़ा सा अलग ढंग से समझते हैं क्योंकि इस वीडियो का ये जो है दूसरा भाग है, और यहाँ पर मैंने जो है आपको बताया था कि विभिन्न जगहों पर इसकी एफआईआर हो रही है। तो उसको समझने के लिए आपको संज्ञेय अपराध और अजमानती अपराध को समझना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं संज्ञेय अपराध की, जिसकी डेफिनेशन सीआरपीसी में सेक्शन 2C में बताई गई है, और दूसरा है ठीक है अजमानती अपराध की, जिसकी डेफिनेशन 2A में बताई गई है। ठीक है, सबसे पहली चीज संज्ञेय अपराध क्या होता है। तो देखिए अपराध जो है 2 प्रकार से हो रहे हैं, संज्ञेय और असंज्ञेय। ठीक है, अब कोई अपराध संज्ञेय होगा या कोई अपराध जो है ठीक है असंज्ञेय होगा, इसका ठीक है हमें प्रावधान या इसे हमें ठीक है शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी में, ठीक है शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी में हमें देखना होता है, पहली चीज। इसी तरह से सेक्शन 2A में वैसे ठीक है जो परिभाषा बताई गई है वो है जमानती। ठीक है, और कौन से अपराध जमानती होंगे, सेम है जो शेड्यूल 1 में जमानती बताया गया है। इसका मतलब है कि जो अनुसूची 1 में जमानती अपराध बताए गए हैं वो बेलेबल ऑफेंस होंगे, ठीक है वो जमानती अपराध होंगे, और जो शेड्यूल 1 में जमानती अपराध के रूप में ना बताते हुए अजमानती बताए गए हैं वो नॉन बेलेबल होंगे। इसका मतलब है कि ये जो दोनों शब्दावलियां हैं संज्ञेय अपराध और अजमानती अपराध, इससे ठीक है हमें समझने के लिए शेड्यूल 1 सीआरपीसी को फॉलो करना होता है। तो मैं ठीक है आपको नेक्स्ट कभी वीडियो सेशन में प्रॉमिस करता हूं कि आपको बेलेबल और नॉन बेलेबल और कॉनिजेबल और नॉन कॉनिजेबल ऑफेंस का एक अलग लेक्चर दूंगा और एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल जो है मैं जिस मुद्दे पे आ रहा हूं वो है कि भारत में बहुत सी जगहों में इन अपराधों की एफआईआर लगातार हो रही है। तो वो क्यों हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले संज्ञेय अपराध क्या होता है, तो जो शेड्यूल 1 में बताया गया है उसे हम संज्ञेय बोल रहे हैं, पर अगर हम इसे शाब्दिक रूप से समझे तो संज्ञेय अपराध वो होते हैं जो गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि पुलिस जो है इसमें किसी भी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध ठीक है संज्ञेय अपराध की जानकारी मिली है उसे वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिएगा, पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर अजमानती अपराध और जमानती अपराध की बात कर रहा है। तो यहाँ जमानती और अजमानती अपराध जो है उसके संबंध में भी
आपको एक चीज समझना होगा, जमानती अपराध वो होते हैं जिसमें एक्यूज का राइट होता है कि वो कोर्ट से बेल ले ले, और कोर्ट वहां पर जो है अगर एक्यूज अपनी बेल देने को तैयार है तो कोर्ट को वहां पे बेल पे छोड़ना होगा। पर अजमानती अपराध जिसे हम नॉन बेलेबल बोल रहे हैं, ये 100% डिस्क्रिशनरी पावर होता है किसका? कोर्ट का। कोर्ट चाहे तो उसे जमानत पे छोड़े और कोर्ट चाहे तो उसे जमानत पे ना छोड़े। तो दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है डिस्क्रिशनरी पावर का। कोर्ट का जमानती अपराध के संबंध में कोई डिस्क्रिशन नहीं है, कोई विवेकाधिकार नहीं है, और अजमानती अपराध के संबंध में कोर्ट का एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन पावर है वहां पर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये अपराध ठीक है संज्ञेय भी है और अजमानती भी है। इसका मतलब साफ साफ है कि अपराध जो है गंभीर रूप से रखा गया है और इस अपराध की प्रकृति जो है ठीक है बहुत ही ज्यादा गंभीर है। अब यहाँ पर जो इस वीडियो सेशन का है कि जो एफआईआर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम जिस प्रकार से प्रथम सूचना रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो उसकी भी चर्चा करना जरूरी है। ठीक है, हमारी जो एफआईआर है ये सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में, ठीक है, सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी में ठीक है ये प्रावधान किया गया है कि जब किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को किसी संज्ञेय अपराध की इत्तला प्राप्त होती है, देखिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, संज्ञेय अपराध की इत्तला प्राप्त होती है। ठीक है, यदि किसी संज्ञेय अपराध की इत्तला प्राप्त होती है तो वहां पर वह पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी उस ठीक है सूचना के संबंध में या तो स्वयं जो है जो राज्य सरकार के द्वारा ठीक है रजिस्टर्ड होते हैं, जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर में उसे जो है ठीक है दर्ज करेगा या किसी से करवाएगा। यदि हम सेक्शन 154 की बात करें तो सेक्शन 154 सीआरपीसी बहुत क्लियर करता है कि जब भी किसी संज्ञेय अपराध की इत्तला ठीक है उसे प्राप्त होती है तो उस इत्तला को वह प्रथम सूचना रिपोर्ट के रूप में दर्ज करेगा। तो यहाँ पर ठीक है अब आपको एक टेक्निकल पॉइंट होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको एक अलग से वीडियो सेशन में 154 एफआईआर पे दूंगा क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो 154 के में कुछ कंटेंट है जो आपकी स्लाइड के रूप में आपके सामने आ रहा है, एक बार आप उसको जरूर पढ़िएगा। उसमें साफ साफ लिखा है कि जब किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई संज्ञेय अपराध की इत्तला प्राप्त होती है तो वह इत्तला जो है ठीक है स्वयं या किसी अन्य अधिकारी के माध्यम से राज्य सरकार के द्वारा जो प्राप्त रजिस्टर है या राज्य सरकार के द्वारा निर्देशित जो रजिस्टर है उस रजिस्टर में उस सूचना को दर्ज करेगा। ठीक है, अगर आपने सेक्शन 154 को अगर आपने पढ़ा है और अगर आपने इसको समझा है तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट और टेक्निकलिटी जो चीज है वो आपको समझना होगा कि ये एफआईआर कौन से थाने में दर्ज होगी और कहां मैं इस एफआईआर को दर्ज करा सकता हूं। तो सेक्शन 154 में इस बात को हाइड करके रखा गया है, इस बात को यहां पर नहीं बताया गया है कि एफआईआर हमेशा उस जगह पे होगी जहां पर घटना घटी हो। इसको हम सीआरपीसी की धारा 154 में समझ सकते हैं कि 154 में सीआरपीसी में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि एफआईआर उसी थाने क्षेत्र में होगी जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है या घटना घटी है। ठीक है, इस बात को सीआरपीसी में कहीं उल्लेखित नहीं किया गया है 154 में। इसका मतलब क्या है? अब इसके मतलब को मैं आपको साफ यहां पर समझा सकता हूं। मान लीजिए कोई घटना जो है वो रायपुर में हुई, ठीक है, मान लीजिए कोई घटना जो है रायपुर में हुई है। अब विक्टिम ठीक है जयपुर में इसकी एफआईआर लिखाना चाहता है, ठीक है, जो विक्टिम है इसकी एफआईआर जयपुर में लिखाना चाहता है तो लिख सकता है कि नहीं, या वो एफआईआर जो है वहां पर लिखाई जा सकती है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू 154 ठीक है ऐसा कहीं पर भी जो है मेंशन नहीं है कि एफआईआर हमेशा वहां होनी चाहिए जहां कॉज ऑफ एक्शन हुआ है। इसलिए आपने अभी करंट टॉपिक में देखा होगा कि ठीक है
जो धर्म विषयक अपमानित बातें हैं हम फेसबुक में या ट्विटर में या कहीं पर भी कर रहे हैं, या न्यूज़ जो है हमारे चैनल्स के जो हमारे न्यूज़ एडिटर हैं जो न्यूज़ पढ़ते हैं उनके खिलाफ जो FIR हो रही है। अब इस मुद्दे को आप यहाँ पे फिर समझिए कि मान लीजिए, ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि भाई जितने भी न्यूज़ चैनल के जो हेड ऑफिस है या कॉर्पोरेट ऑफिस है, मान लीजिए वो मुंबई में है, ठीक है, और उसकी FIR यदि मैं दिल्ली में या मैं केरल में या मैं छत्तीसगढ़ में या उसकी FIR जो है, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है, मैं असम में करना चाहता हूँ तो किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो 154 के अकॉर्डिंग, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि कॉज ऑफ एक्शन जहाँ अराइज हो रहा है वहीं FIR होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारा इस टॉपिक का जो करंट मुद्दा ये था कि क्या 295A की FIR भारत के अलग अलग राज्यों में और भारत के अलग अलग जिलों में हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू 154 बिल्कुल की जा सकती है। आप ये नहीं बोल सकते कि यदि मैंने कोई कार्य, ठीक है, यदि मैंने कोई कार्य जम्मू कश्मीर में किया है या मैंने कोई कार्य जो है लद्दाख में किया है तो उसकी FIR रायपुर में या उसकी FIR चेन्नई में या उसकी FIR केरल में नहीं हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि 154 जो है यहाँ पर ये अधिकार देता है कि जो विक्टिम है वो विक्टिम जो है भारत में कहीं पर भी जो है उसकी FIR, उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर सकता है। तो हमारा जो करंट टॉपिक था, उस टॉपिक पे हमारी दो चीज़ें थी। उसमें सबसे पहली चीज़ कि धारा 295 का जो धर्म विषयक अपमानित या, ठीक है, आहत करने वाली जो बातें हैं, ठीक है, वो क्या है, और दूसरा कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इसकी जो FIR हो रही है क्या वो हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इस वीडियो सेशन में मैंने दोनों ही चीज़ों को क्लब करके आपको समझाया कि सेक्शन 295A क्या है और साथ ही, ठीक है, FIR इसकी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो सेशन और मैं आपके सपोर्ट के लिए जो है हमेशा आभारी रहूँगा। आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे मैं उतने बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। अभी हाल में ही जो इतने भी हम करंट टॉपिक रहेंगे जिसका आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम से आपका जो है संबंध होगा, मैं उन वीडियो सेशंस को लगातार बनाते रहूँगा। और चाणक्य लॉ एकेडमी की तरफ से, ठीक है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम जो है जल्दी ही मुलाकात करेंगे।